तो आइए अब शुरू करते हैं पहला चैप्टर, लोकेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की स्थिति और अवस्थिति का वितरण किस प्रकार का है, विवरण हम देखते हैं। भारत की स्थिति का अवलोकन हम दो तरीके से करते हैं। पहला खगोलीय स्थिति और दूसरा भौगोलिक स्थिति। खगोलीय स्थिति में हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। हमारे अक्षांश क्या हैं, हमारे देशांतर रेखाएं कहाँ हैं, यानी कि भारत किन अक्षांशों और किन देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, इस चीज का अध्ययन हम खगोलीय स्थिति के अंतर्गत करते हैं। भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं पड़ोसी देशों का, सागरों का, महासागरों का, यानी कि भारत की सीमा से लगे हुए पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, सागर कौन कौन से हैं, महासागर कौन कौन से हैं, पर्वत, पठार, मैदान कौन कौन से हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की खगोलीय स्थिति की। ग्लोब पर भारत की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए उसकी खगोलीय स्थिति को जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसके लिए हमें आवश्यकता होती है अक्षांशों की और देशांतर रेखाओं की। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार हम सबसे पहले देखते हैं। ये भारत का नॉर्थ है, ये भारत का साउथ है, ये भारत का ईस्ट है, ये भारत का वेस्ट। तो भारत की स्थिति जो दक्षिणतम बिंदु है भारत का, ये वाला जो बिंदु है, ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये उत्तरी अक्षांश क्यों है? दक्षिणी अक्षांश, पूर्वी अक्षांश, पश्चिमी अक्षांश क्यों नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा भारत के जस्ट नीचे से गुजरती है, लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर भूमध्य रेखा है और इसके उत्तर में भारत की स्थिति है। भूमध्य रेखा पूरे विश्व को दो भागों में बांटती है, दो गोलार्धों में बांटती है। इसके उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और दक्षिण का भाग दक्षिण गोलार्ध कहलाता है। इस तरीके से देखें तो भारत की स्थिति जो है वो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए उत्तरी अक्षांश यहां पर आता है। उत्तरी बिंदु जो है, ये वाला जो बिंदु है हमारा, वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो आपसे पूछा जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो आप क्या बताएंगे? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर भारत स्थित है। भारत की जो मुख्य भूमि है, इसका जो दक्षिणतम पार्ट है, ये तमिलनाडु का भाग है, इसको हम कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी है। किस राज्य में स्थित है यह? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। और उत्तरतम बिंदु जो है भारत का, वो है इंद्राकोल, जम्मू कश्मीर में स्थित है। यानी कि J&K में भारत का उत्तरतम पार्ट पड़ता है, जो अक्षांश की स्थिति से देखें तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। और यहाँ पर एक छोटा सा शहर या एक बिंदु है जिसको हम कहते हैं इंद्राकोल। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी है। उत्तरतम बिंदु क्या है? इंद्राकोल है। एक छोटी सी चीज और है इसमें, हमने अभी बात करी कि भारत की मुख्य भूमि, ये मुख्य भूमि है पूरी, ये वाली जो है वो मुख्य भूमि है पूरी, और ये जो है इसका दक्षिणतम बिंदु है और ये उत्तरतम बिंदु है। लेकिन आपने देखा होगा कि यहां पर कुछ द्वीपीय क्षेत्र हैं जिसको हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है, यहां पर भारत का दक्षिणतम बिंदु है।
मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु यहाँ तमिलनाडु में है और भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। यहाँ का अक्षांशीय क्षेत्र क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्लियर है? यहां पर जो दक्षिणतम बिंदु है वो ग्रेट निकोबार का क्षेत्र है। किसका भाग है? ग्रेट निकोबार का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो दक्षिणतम द्वीप है उसको ग्रेट निकोबार के नाम से जाना जाता है और यहां पर इस ग्रेट निकोबार में भारत का दक्षिणतम क्षेत्र है जिसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट क्या है? वो है कन्याकुमारी है। तो इंदिरा पॉइंट को हम भारत का दक्षिणतम बिंदु कहते हैं जो ग्रेट निकोबार में स्थित है और उसका अक्षांश है 6 डिग्री 4 मिनट। क्लियर है? इस इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट अथवा पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। क्लियर है? ओके। अब हम बात करते हैं हमारे यहां देशांतरीय विस्तार की। देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से देखें तो भारत का पश्चिम जो बिंदु है, भारत का जो पश्चिमतम बिंदु है वह है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। अब यहां पर पूर्वी देशांतर आ गया। इस पूर्वी देशांतर का मतलब क्या है? पूर्वी देशांतर क्यों आया? तो आपको बताएं कि जिस प्रकार से अक्षांश रेखाओं में 0 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है वो दुनिया को 2 गोलार्धों में विभाजित करती है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार से देशांतर रेखाओं में भी एक मध्यमतम बिंदु है, 0 डिग्री देशांतर के नाम से जाना जाता है। इस 0 डिग्री देशांतर के पूर्व वाला जो भाग है वह कहलाता है पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम वाला भाग जो है वह कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। चूंकि भारत की स्थिति ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित है इसलिए भारत के देशांतरों के साथ पूर्वी देशांतर लिखा हुआ मिलता है। तो भारत का जो पश्चिमतम बिंदु है ये पश्चिमतम बिंदु है और यहाँ से शुरू होती है हमारी देशांतरीय विस्तार की सीमा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो भारत का देशांतरीय विस्तार क्या हुआ? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में भारत स्थित है। भारत के पश्चिमतम जो बिंदु है यहां पर एक राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य है? भारत का सबसे पश्चिम वाला जो राज्य है उसका नाम है गुजरात और जो सबसे पूर्व वाला है वो है अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम में कौन सा राज्य है? गुजरात और पूर्व में राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। गुजरात में कच्छ क्षेत्र है। भारत का जो पश्चिमतम जिला है वो है कच्छ। भारत का पश्चिमतम जिला है कच्छ और यहां पर एक क्षेत्र है जिसको गोरमोता कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरमोता। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर भारत का पश्चिमतम बिंदु है जिसे गोरमोता कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में ही भारत का पूर्वोत्तम बिंदु है जिसे किबिथु कहते हैं। क्या कहते हैं? किबिथु। अरुणाचल प्रदेश में जो भारत का पूर्वोत्तम क्षेत्र है, पूर्ववर्ती क्षेत्र है उसको हम किबिथु कहते हैं। पश्चिमतम क्षेत्र गोरमोता और पश्चिम और पूर्वोत्तम बिंदु किबिथु है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं भारत की खगोलीय स्थिति को देखने के बाद में
हम कह सकते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में है। अब कुछ लोग पूछ लेते हैं, कुछ लोग सवाल उठाते हैं या सवाल कर लेते हैं कि भारत की स्थिति ग्लोब पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ये सवाल आ गया आपसे, आपको यस और नो में जवाब देना है, तो आपका जवाब होगा नो। अभी हमने बात करी भारत उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यहां हमने कहा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो आपका आंसर क्या हुआ? नो। क्यों हुआ नो? इसका आंसर क्या होगा? हमने कहा नहीं, भारत की स्थिति उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है, ना कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, क्योंकि उत्तर पूर्वी गोलार्ध कोई गोलार्ध होता ही नहीं है, तो भारत की स्थिति कैसी होगी? अब इसको इस प्रकार से समझिए, ये मान लो पूरी पृथ्वी है, ये वाला उत्तरी गोलार्ध, ये वाला दक्षिणी गोलार्ध, ये वाला पूर्वी गोलार्ध और ये वाला पश्चिमी गोलार्ध। अब हमने क्या कहा कि भारत की स्थिति ग्लोब पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध तो ये हुआ, ठीक है, ऐसा तो कोई गोलार्ध था ही नहीं। हमने जब स्टडी की इस चीज की तो ऐसा कोई गोलार्ध तो था ही नहीं कि हमने कहा हो कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध, इस प्रकार से तो कोई गोलार्ध नहीं था। तो सवाल तो वहीं पर नो हो गया। स्थिति देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि आंसर क्या होना चाहिए? भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर? अब बात करते हैं भारत का खगोलीय अंतर, यानी कि अक्षांशीय और देशांतरीय अंतर और उसकी लंबाई और चौड़ाई। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है, हमने देखा था कि कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। हमारा अक्षांशीय विस्तार किन किन अक्षांशों के बीच में है? दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट। इसका जो अंतर है वो है 29 डिग्री 2 मिनट का अंतर आता है। यानी कि हमारे दक्षिणतम बिंदु से उत्तर की ओर जाएंगे तो कितने अक्षांश पड़ेंगे? 29 अक्षांश पड़ेंगे। ठीक है। उसी प्रकार से देशांतरीय विस्तार की बात करें तो यह भी 29 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतरों में व्याप्त है। यानी कि दोनों का अंतर क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर कितने देशांतरों में भारत फैला हुआ है? 29 डिग्री और 18 मिनट। इसको देखने के बाद हम कह सकते हैं कि भारत का देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार की तुलना में अधिक है। ठीक है। अब लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं। लंबाई और चौड़ाई की बात करें, लंबाई उत्तर से दक्षिण और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण में भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की लंबाई क्या है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम में या पश्चिम से पूर्व में भारत की जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर लंबाई क्या है भारत की उत्तर से दक्षिण? 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी है पश्चिम से पूर्व की ओर? 2933 किलोमीटर। क्लियर? इसके बाद परिणाम क्या निकला कि चौड़ाई की तुलना में लंबाई अधिक है। चौड़ाई की तुलना में लंबाई अधिक है। अब एक सवाल उठता है कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है। आपने देखा 29 डिग्री 2 मिनट और 29 डिग्री 18 मिनट, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार में। लेकिन लंबाई और चौड़ाई में अंतर है। लंबाई 3214 किलोमीटर की है और चौड़ाई 2933 किलोमीटर की। तो ऐसा क्यों है? आपका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है लेकिन लंबाई और चौड़ाई में अंतर है, क्यों? पहला सवाल। दूसरा सवाल, यदि हम बात करें तो हमारा देशांतरीय विस्तार अधिक है। हमारा
देशांतरीय विस्तार अक्षांशों की तुलना में अधिक है, हमने अभी कहा, लेकिन चौड़ाई कम है। देशांतर रेखाएं इसी प्रकार से खींची जाती हैं, ठीक है ना, और अक्षांश रेखाएं ऐसे खींची जाती हैं। तो अक्षांश रेखाएं जो हैं का विस्तार कम है लेकिन लंबाई अधिक है, और देशांतर रेखाओं का विस्तार अधिक है लेकिन चौड़ाई कम है। ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर है, भारत विषुवत रेखा पर स्थित ना होकर के थोड़ा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये बात आपको क्लियर हो गई। लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विषुवत रेखा से भारत की स्थिति जो है वो लगभग 900 किलोमीटर दूर स्थित है। यह आप सबको पता है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान रहती है। अक्षांश रेखाएं इस प्रकार से खींची जाती हैं, और ध्रुव ये 0 डिग्री की देशांत अक्षांश रेखा है। उत्तर जाएंगे या दक्षिण जाएंगे, इनके बीच की जो दूरी है वो लगभग समान रहेगी, हमेशा समान रहती है, ठीक है। लेकिन भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाने पर या दक्षिण की ओर जाने पर देशांतर रेखाएं पास पास आती जाती हैं। यही कारण है कि भारत पूर्व से पश्चिम में कम चौड़ा है लेकिन अधिक देशांतरों में फैला हुआ है। क्लियर है? अब एक सवाल उठता है, यदि भारत को उत्तर दिशा की ओर खिसका दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा कि हमारा देशांतरीय विस्तार बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि उत्तर की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच का जो गैप है, जो दूरी है, वो कम होती जाती है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी उत्तर और दक्षिण जाने पर कम होती जाती है तथा स्थानीय समय अंतराल में वृद्धि होगी। दो चीजें होंगी, एक तो हमारा देशांतरीय विस्तार जो है वो बढ़ जाएगा, और दूसरा जो स्थानीय समय अंतराल में वृद्धि होगी। स्थानीय समय क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि उत्तर की ओर जाने पर देशांतर पास पास आ रहे हैं, ठीक है। समय का मापन जो है वो देशांतर रेखाओं के माध्यम से किया जाता है, इसलिए स्थानीय समय अंतराल में वृद्धि होगी क्योंकि देशांतर पास पास में आ रहे हैं। लेकिन चौड़ाई में कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन चौड़ाई में कोई अंतर नहीं होगा। क्लियर? अब फिर एक सवाल आता है आपके सामने कि भारत को उत्तर या दक्षिण दिशा में खिसकाए जाने पर अक्षांशीय विस्तार में क्या परिवर्तन होगा? तो आपको बताएं कि अक्षांशीय विस्तार में नो चेंज। क्यों? क्योंकि ध्रुवों की ओर जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, इसलिए भारत को चाहे आप उत्तर में खिसका दो या दक्षिण में खिसका दो, भारत के अक्षांशीय विस्तार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। एक और सवाल आपके सामने है कि भारत को युवा सूरज का देश क्यों कहा जाता है? हमने पहले इंट्रोडक्शन जो हमने देखा था उसमें इसका आंसर दिया था, आप फिर से इसको देखिए कि भारत को युवा सूरज का देश कहा जाता है क्योंकि भारत उष्ण उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, जिस कारण सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं। ऐसे क्षेत्र जहां पर सूर्य की किरणें सदैव या वर्ष भर सीधी चमकती हैं, उन्हें हम युवा सूरज का देश कहते हैं।